दोस्तों आज के वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस पर हैं, सेकंड वीडियो है। और आज हम समझेंगे कि पीई रेशो क्या होता है विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों पीई रेशो क्या होता है। तो इसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स के माध्यम से बेहतर तरीके से हम पी रेशो को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने मान के चलिए कहीं पर आपने एक घर खरीदा और उस घर की कीमत है, या आपने कोई जमीन खरीदी 10 करोड़ रुपए की आपके क्षेत्र में, आप जहां भी रहते हो इंडिया में, और आपसे ये कहा जाए कि आपने 10 करोड़ रुपए की जो आपके पास जमीन है, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो क्या आप उस जमीन को बेच सकते हो? अगर आपका आंसर वहां पर नहीं है कि जरूरत पड़ने के बाद भी हम उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपने जो 10 करोड़ रुपए वो लगा के जमीन खरीदी थी कभी, और आपसे पूछा जाए कि वो आपके लिए एसेट है जमीन, या फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो दोस्तों अगर जरूरत पड़ने पर आप उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं, मतलब 10 करोड़ लगाने के बाद भी अगर आपने उस जमीन से कोई इनकम नहीं ली है, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए दोस्तों एसेट्स नहीं है। वो वाली प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके लगे थे 10 करोड़ रुपए, लेकिन उससे आपको मिल कुछ नहीं रहा है। और यहां तक कि जब आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उसको बेचने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका उस जमीन के साथ में इमोशंस जुड़ चुके हैं। आपके उस जमीन के साथ में इमोशन जुड़ चुके हैं। और जब आप इमोशनली किसी चीज से अटैच हो जाते हो, तो वो चीज आपके लिए एसेट्स नहीं है। मतलब आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अगर जरूरत पड़ने पर आप उसको बेच नहीं सकते हो, या फिर उससे आप कोई रिटर्न नहीं ले रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट्स हो ही नहीं सकती है। इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर में हमारी मम्मी के पास में, हमारी फैमिली के पास में ज्वेलरीज होती है गोल्ड की। तो जरूरत पड़ने पर क्या वो ज्वेलरी को आसानी से बेच सकती है? मतलब घर में अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए और ये कहा जाए कि आप इस ज्वेलरी को अगर बेच दोगे तो इससे ये काम हो जाएगा, मतलब रिटर्न आ जाएगा, तो उस ज्वेलरी को महिलाएं मजबूरी में बेच तो देंगी, लेकिन बहुत आसानी से नहीं बेचती है। क्यों? क्योंकि उसमें उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, क्योंकि वो उनके मतलब ज्वेलरी रहती है। वो उसको गोल्ड नहीं समझती महिलाएं। महिलाएं उसे क्या बोलती हैं? वो उनकी ज्वेलरी है। जैसे उनका मंगलसूत्र हो गया, उनके कंगन हो गए। तो पैसा तो लगा था उसको खरीदने में, लाखों में लगा होगा, लेकिन जब बात आती है कि जब इस खूब सारे पैसे लगा के इतना सारा गोल्ड खरीदा था, अब अगर जरूरत है उस गोल्ड से रिटर्न लेने की, मतलब कुछ इनकम हो जाए, तो क्या महिलाएं उसको आसानी से बेच देंगी? नहीं बेचेंगी। क्यों? क्योंकि वहां भी दोस्तों क्या है, इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी क्या एग्जाम्पल हो गया कि अगर आपका गोल्ड के साथ में भी इमोशन जुड़ा है, भले ही आपके यहाँ लाखों का गोल्ड रखा हुआ है, मतलब महिलाओं की ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर उसे बेचने की बात हो तो उसे महिलाएं आसानी से नहीं बेचेंगी। तो गोल्ड क्या है? घर में जो महिलाओं के पास ज्वेलरी है, वो भी आपने अगर उसमें पैसा लगा भी दिया है तो, लेकिन आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो आपके लिए वो आपके लिए एसेट्स है। मतलब एसेट्स का मतलब क्या? एसेट मतलब ये कि समय आने पर उस चीज को आप सेल करके आप उससे रिटर्न ले सको, या आप उससे प्रॉफिट ले सको। अगर आपके पास लाखों की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको जरूरत पड़ने पे आप उससे रिटर्न नहीं ले सकते, या आपको कोई एक फिक्स रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए रिटर्न एसेट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टी का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्लैट जो होते हैं या फिर घर होते हैं, तो फ्लैट ले लेते हैं 1-1 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब 1 करोड़ का फ्लैट तो ले लिया, लेकिन 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो 1 करोड़ का अपने जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पर उन्होंने फ्लैट ले लिया 1 करोड़ रुपए का। अब इसके बाद में उस 1 करोड़ रुपए से अगर
उनसे कहा जाए कि भाई क्या आपको इस 1 करोड़ रुपए के फ्लैट से कोई रिटर्न मिल रहा है, या आज आपको जरूरत पड़ जाए कि भाई कोई काम आ गया तो आप इस 1 करोड़ को रुपए के फ्लैट को बेचने जाओगे, तो क्या आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? तो ये, अगर उस फ्लैट को बेचने के बाद, अगर वो जिस व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा था कभी 1 करोड़ रुपए का, और अगर उससे कहा जाए कि इस फ्लैट को आप बेच दो, 1 करोड़ में लिया था और अगर आज आप बेचोगे, तो क्या 1 करोड़ रुपए से बढ़ के आपको इसमें पैसा मिल जाएगा, या फिर 1 करोड़ रुपए भी आप बेच करके निकाल सकते हो क्या? और वो व्यक्ति अगर मना कर दे कि मुझे नहीं, मैं भाई इसको बेच नहीं सकता हूँ, तो वो वाला जो फ्लैट है 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी उस व्यक्ति के लिए वो एसेट नहीं कहलाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है सीखने वाली, वो ये है कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड रेट होता है। मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, कितने का? 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, तो उसको अगर आप रेंट पे दे देते हो, मतलब किराए पे दे देते हो, चलो भाई आपको बेचना नहीं है, आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया था और आप चाहते हो कि यार मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं दूसरे माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा रिटर्न आते रहे। मतलब 1 करोड़ रुपए जो आपने लगाए थे, आप चाहते हो कि वो आपका 1 CR खराब भी ना हो, उसके बदले में आपको हर साल कुछ रिटर्न मिलता रहे। तो इंडिया में, मतलब भारत में, अगर आपने कहीं भी फ्लैट लिया है तो एक स्टैंडर्ड रेट होता है। मतलब आपने कोई फ्लैट लिया है और अगर आप उसे किराए पर देते हो, रेंट पे देते हो, तो उसका एक आइडियल स्टैंडर्ड रेट माना जाता है कि आपको साल में इतना किराया तो मिलेगा ही। कितना मिलेगा? तो इंडिया में 3 से 5% माना जाता है। अगर आप किसी लोकेशन पे लेते हो तो 3 से 5% आपको ईयरली रिटर्न मिलता है। मतलब 1 करोड़ का अगर आपने फ्लैट लिया है तो उस पे आपको 3 से 5 लाख रुपए साल का, 1 साल का रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब आपने 1 CR लगाया, 1 करोड़ रुपए का आपने फ्लैट लिया और आपको इतना मिल रहा है, तो फिर ये माना जाएगा, भले ही आप प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते, लेकिन ये भी जो तरीका है, यहाँ पे कहा जाएगा कि ये आपके लिए एसेट का काम कर रहा है। काहे का काम करेगा? एसेट का। मतलब 1 करोड़ का जो फ्लैट है वो आपके लिए, यहाँ कह सकते हैं कि आपके लिए एसेट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको साल में 3 से 5 लाख का ये रिटर्न दे रहा है। इसी तरह से अगर आप किसी प्राइम लोकेशन में लेते हैं तो उसका अलग रेट है। प्राइम लोकेशन मतलब, अब जैसे प्राइम लोकेशन शहर में हर तरह की लोकेशन होती है। एक होती है नॉर्मल, एक स्टूडेंट वाली लोकेशन, एक होती है प्राइम लोकेशन जहां सारे वीवीआईपी लोग रेंट पे फ्लैट लेना पसंद करते हैं। तो वहां का स्टैंडर्ड रेट अलग है। वहां का कितना है? 6 से 10%। तो 1 करोड़ का 6 से 10 लाख आप मान लो कि अगर प्राइम लोकेशन पे आपका फ्लैट है तो आपको 6 से 10 लाख रुपए किराए के रूप में सालाना मिलेगा। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लिंक करते आना, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। हम इस पर आएंगे पीई रेशो पर। तो पीई रेशो को अगर बहुत अच्छे से समझना है आपको व्यवहारिक तरीके से, तो आप ये वाली चीजों को आप लिंक करते जाना, फिर आपको पीई रेशियो मतलब बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो अभी हमने समझा कि अगर आपने फ्लैट लिया 1 करोड़ रुपए का इंडिया में, तो आपको 6 से 10% का 6 से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे साल के। अब इसके बाद में अगला जो सवाल आता है कि जो हमने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, 1 करोड़ रुपए, ये हमारा प्राइस है। ये क्या है दोस्तों? ये प्राइस है। 1 करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया, किसमें? फ्लैट में। और इस पर कमाया कितना? 6 से 10%, मतलब 6 से 10 लाख रुपए। तो ये हो गई कमाई। मतलब इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम? अर्निंग। तो ये प्राइस लगाया, इस पर कितनी कमाई हुई, तो इसका जो रेशियो होता है दोस्तों, मतलब जो प्राइस लगाया और उसमें कितनी अर्निंग हुई है, तो इसी के रेशियो को हम पीई रेशियो कहते हैं, या प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। तो आप इसकी जगह पे आप शेयर रख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने फ्लैट रखा हुआ है कि 1 करोड़ हमने फ्लैट में लगाए थे, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि भाई हमने किसी भी कंपनी का एक स्टॉक लिया,
और उस स्टॉक का प्राइस कितना है, और उस स्टॉक का प्राइस कितना है मतलब कितने का हमने लिया, और उस स्टॉक ने हमें कितना कमा के दिया। सेम फ्लैट की तरह कि 1 करोड़ का फ्लैट लिया और उसने हमें ईयरली कितना कमा करके दिया है। अब अगली चीज पी रेशियो हो गया। अब पी रेशियो कितना अच्छा होता है, कम अच्छा होता है या फिर ज्यादा होना अच्छा होता है। तो देखो आप इसको ऐसे समझो, 1 करोड़ का, फिर हम फ्लैट पे आते हैं कि 1 करोड़ का जो हमारा फ्लैट है, 1 CR का फ्लैट लिया। अब 1 CR के फ्लैट में ये हमने क्या लगा दिया, प्राइस लगा दिया। प्राइस लगाने के बाद, प्राइस लगाने के बाद आप ये मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। क्या, एक जगह फ्लैट का हमें साल का जो रेंट मिल रहा है वो मिल रहा है 4 लाख, एक जगह मिल रहा है 6 लाख, और एक जगह मिल रहा है 10 लाख। 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया और 3 अलग अलग लोकेशन है। तो एक लोकेशन पे 4 लाख का रिटर्न आ रहा है साल का रेंट का किराया, एक जगह 6 लाख का, एक जगह 10 लाख का। तो अगर इसे हम ऐसे लिख दें, 1 CR डिवाइडेड 4 लाख, इसको हम लिख देते हैं 1 CR 6 लाख, इसे हम लिख देते हैं 1 CR 10 लाख 10 लाख। तो अब ये तीनों में आप, 3 चीजें हमारे पास। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इन तीनों में जो रेशो है वो सबसे ज्यादा किसका है, मतलब 1 करोड़ रुपए पर 4 लाख जो हमें मिल रहा है उसका रेशो ज्यादा है, या फिर 1 करोड़ पर 6 लाख मिल रहा है, या फिर 1 करोड़ पे 10 लाख मिल रहा है, कौन सा रेशो ज्यादा रेशो कहलाएगा। तो ज्यादा जो रेशो कहलाएगा दोस्तों वो ये वाला कहलाएगा। कौन सा वाला, 1 करोड़ पे 4 लाख, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो रेशो है ये ज्यादा आएगा, ये वाला रेशो ज्यादा आएगा। और सबसे कम रेशो किसका आएगा, तो सबसे कम रेशो इसका आएगा। 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए जो रिटर्न मिल रहा है हमें, इसका सबसे कम रेशो आएगा। तो अब सवाल ये है कि रेशियो ज्यादा अच्छा होता है या फिर कम अच्छा होता है। तो रेशियो दोस्तों हमेशा कम वाला अच्छा होता है। मतलब बोलने में तो हम शायद जब जानकारी नहीं हो तो एकदम से दिमाग में उसका आंसर आएगा कि जिसका रेशो ज्यादा हो वो अच्छा माना जाएगा, लेकिन रेशो जिसका कम होता है वो वाला प्राइस टू अर्निंग ज्यादा बेहतर माना जाता है। कैसे, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका रेशो कम आएगा। तो 1 करोड़ पे 10 लाख मिल रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा रिटर्न माना जाएगा, 1 करोड़ पे 4 लाख का रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी जब हम किसी स्टॉक को परचेस करते हैं, उस पर प्राइस लगाते हैं, फिर उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वहां प्राइस टू अर्निंग रेशो देखा जाता है। अब यहां देखिए आप, प्राइस, पी फॉर प्राइस, ई फॉर अर्निंग, है ना। प्राइस मतलब शेयर प्राइस, हमने कितने का शेयर लिया था, किसी भी कंपनी का शेयर, उसका प्राइस क्या था। इसके बाद में उस शेयर को खरीदने के बाद में हमने उस पर कमाई कितनी हुई हमारी, मतलब हमने एसबीआई का शेयर ले लिया, एसबीआई का शेयर जितने का भी जो चल रहा हो अभी प्राइस, उस पर हमें कितनी अर्निंग्स हुई है। तो इसे ही कहा जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो, शेयर का प्राइस और उस शेयर के प्राइस, वो शेयर हमें कितने रुपए कमा के दे रहा है। मतलब अगर 100 रुपए का प्राइस, 100 रुपए का कोई हम शेयर लेते हैं तो 100 रुपए पर वो हमें कितने रुपए कमा करके दे रहा है, उसे ही हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, है ना दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और
ये तो हमने समझ ही लिया कि प्राइस पीई ज्यादा अच्छा होता है कि कम अच्छा होता है। तो किसी भी कंपनी का प्राइस टू रेशो जितना कम होता है, किसी भी कंपनी का प्राइस रेशो जितना कम होता है, उतना वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। अब इसको देखते हैं कैसे? भाई शेयर तो बहुत सारे हैं, तो करना कुछ नहीं होता इसमें। जैसे कि मान के चलो अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनीज होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, इसके बाद में फार्मा सेक्टर अलग होता है, आईटी सेक्टर की अलग कंपनियां होती हैं, तो टेक की अलग कंपनियां होती हैं। तो जैसे मान के चलिए आपको बैंकिंग सेक्टर में, मतलब सवाल यही आएगा दिमाग में कि ये समझ तो लिया हमने कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब हमको शेयर खरीदना होगा तो कैसे इसका इस्तेमाल होगा? सिंपल सी बात है। आपको मान के चलिए आपको बैंकिंग आपको किसी बैंकिंग सेक्टर में शेयर खरीदना है, आपको किसी भी बैंक का शेयर खरीदना है। तो बैंक तो बहुत सारी हो गई, एसबीआई का भी स्टॉक मार्केट है में लिस्टेड है, आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसी बहुत सारी बैंक हैं। तो उन बैंकों में सबसे अच्छी बैंक कौन सी है जो आपको ज्यादा रिटर्न देगी, मतलब आपने जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा कमा करके देखेंगी? क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाने जाओगे, किसी बैंक का शेयर, हम बैंक की बात कर रहे हैं, किसी भी उसमें हो सकता है सेक्टर में, तो अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको कोई कंपनी का चूज करना है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी सारी बैंक हैं, सभी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो उन सभी बैंकों में सबसे अच्छी बैंक कौन सी है कि जिसमें मैं 100 रुपए लगाऊं और वो 125 रुपए हो जाए, 150 हो जाए या 200 हो जाए, सब यही चाहते हैं कि पैसा बढ़ के मिले। तो ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता करने के लिए आपको जैसे बैंक देखना है, तो आप बैंक बैंक जितनी भी बैंक्स हैं उन सभी को मिला करके एक सेक्टर बना दिया, उसका नाम रख दिया बैंकिंग सेक्टर। तो और इसी तरह से अगर आप मान के चलो दवाइयों के क्षेत्र में आप देखना चाहते हो, कोई शेयर खरीदना चाहते हो, तो जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनको एक सेक्टर में रख दिया कि भाई ये है फार्मा सेक्टर। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती, तो जो टेक से रिलेटेड काम करती हैं, तो उन सभी का नाम रख दिया आईटी सेक्टर वाली कंपनियां। तो इसी तरह से अगर हमें बैंक, बहुत सारी बैंकों में किसी एक बैंक का पता करना है कि कौन सी बैंक हमें ज्यादा पैसे कमा के देने वाली है, तो इसके लिए हमें करना क्या है? बैंकिंग सेक्टर आपको ओपन करना है वेबसाइट पे जाके, और वहां पर आपको जितनी भी जो बैंक्स दिख रही है, जितनी भी बैंक्स दिख रही है, तो उनमें आपको सबका आपको पीई रेशियो चेक करना है। क्या चेक करना है? पीई रेशियो, मतलब कितना पैसा लगाने के बाद कितनी अर्निंग हो रही है। तो उन बैंकों में सबसे ज्यादा जो आपको अर्निंग दे रहा हो, आप जब देखेंगे सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो वहां बहुत सारी आपको बैंक्स दिखेंगी। तो आपको देखना है कि भाई इस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, ऐसी कौन सी बैंक है जो सबसे ज्यादा कमा के दे रही है। अब वो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको पीई रेशियो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सभी बैंकों का पीई रेशियो। तो जिस बैंक का भी पीई रेशियो बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम हो, क्या हो? सबसे सबसे कम हो, वो वाली बैंक आपके लिए सबसे अच्छी बैंक होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। जिस कंपनी का पी रेशियो सबसे कम होगा, वो वाली बैंक बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी बैंक रहेगी। अब सवाल ये आता है कि जो पीई रेशियो है वो कम से कम कितना होना चाहिए? मतलब कम से कम, अगर ये बात तो समझ में आ गई कि हमें पी रेशियो देखना है जिसका सबसे कम हो, तो कितना कम हो, मतलब कितना कम सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे जो अच्छा माना जाता है दोस्तों, पीई रेशियो, वो माना जाता है एक होना। कितना? एक। सबसे अच्छा अगर किसी का रेशियो 1 है, इजीली 1 मिलेगा नहीं आपको नॉर्मली किसी का, लेकिन अगर किसी का 1 है उसके सेक्टर में, तो ये माना जाएगा कि उसका पीई सबसे कम है, मतलब वो सबसे अच्छा स्टॉक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। और अगर किसी का पी रेशियो मान के चलो 100 है,
कितना है 100 है, तो वो उतने ही आपके लिए बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पी रेशियो 100 है मतलब ज्यादा है, तो उसमें जो आप पैसे लगाओगे ना, आप जो ये शेयर खरीदोगे पैसे लगा के, तो उतनी अर्निंग आपको वो देगा नहीं। अगर पीई रेशियो ज्यादा हुआ तो पी रेशियो हमेशा अपने को कम देखना है। कितना कम, अगर 1 मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतना मिलता नहीं है। तो अगर आपको 5, 10, 12 इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब उस सेक्टर में सबसे कम रेशो। जैसे आपने 10 बैंक देखी अपनी फेवरेट, तो 10 बैंकों में जिसका पीई रेशो आपको सबसे कम मिल जाए, मतलब वो वाली बैंक आपके लिए सबसे बेहतर बैंक मानी जाएगी। तो पी रेशो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है पूरा डिटेल में। उसका फॉर्मूला ये है पी रेशो का, है ना। पीई मतलब प्राइस, ई का मतलब होता है अर्निंग, टू रेशो, ये उसका फॉर्मूला है। शेयर प्राइस, जो शेयर खरीदा उसका प्राइस, डिवाइडेड अर्निंग्स पर शेयर। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो को जब आप कोई भी किसी भी सेक्टर का किसी भी सेक्टर का स्टॉक खरीदने जाते हैं, तो उसके सेक्टोरल एनालिसिस में आप जाएंगे, तो वहां पर पी रेशियो उसी सेक्टर की जितनी और कंपनियां हैं सबसे कंपेयर किया जाता है, और वहां पे जिसका भी पी रेशियो सबसे कम होगा वो वाला मतलब शेयर आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पीई रेशियो बहुत अच्छे से समझ लिया है, और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आप जो भी आपको सेक्टर पसंद हो, जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद हो, तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाना गूगल वेबसाइट पे, और आप देखना वहां पे पी रेशियो, तो जो सबसे कम दिखे आपको, तो आप उसमें जाके आप उस कंपनी को जाके आप चूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, और इसके आगे की जो चीजें वो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।